नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। सबसे पहले हम पूरी दुनिया भर के भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज आन बान शान से हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। किसी भी देश के लिए सर्वोच्च पहचान अगर किसी शान की होती है तो वो होता है उसका ध्वज। कार्यक्रम में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं श्री मोहन पी तिवारी, जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं और जो कि भोपाल में फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज के पद पर भी पदस्थ रह चुके हैं। आपका कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। मैं एक्चुअली भोपाल में नहीं रहा हूँ फैमिली कोर्ट में, बुरहानपुर प्रिंसिपल जज रहा हूँ फैमिली कोर्ट, एंड विदिशा एंड रायसन में भी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रहा हूँ। जी जी, हमें खुशी है कि भोपाल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा हूँ जी जी एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हूँ। जी 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 जी, आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित। इससे संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे। और क्योंकि आज का दिन विशेष है, आज का दिन हम चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको जानकारी दें। तो सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उससे संबंधित अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विशेष बात क्या आपके जहन में आती है? क्या हर नागरिक को सबसे पहले पता होना चाहिए? जैसा कि आपने अभी कहा कि किसी भी देश की पहचान उसके ध्वज से होती है जी। और ध्वज का स्थान सर्वोच्च है, इसलिए इसका सम्मान भी सर्वोच्च ही होना चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक नागरिक को ये समझना चाहिए कि ये साधारण झंडा नहीं है, ये ध्वज राष्ट्र का एक चिन्ह है और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए जब भी राष्ट्र ध्वज का कहीं फहराया जाना हो या उसको रखना हो या उसको नष्ट करना हो जी। तो इसका अपना एक प्रोटोकॉल है, इसका एक इंडियन फ्लैग कोड है, इंडियन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002। उसमें पूरा प्रोटोकॉल इसका दे रखा है कि हम कैसे फ्लैग को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर फ्लैग लगाया जाएगा, कैसे इसको अगर फट जाता है, ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे नष्ट किया जाएगा, इसका पूरा प्रोटोकॉल है। जी जी जी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी देना चाहें, क्योंकि आज का दिन विशेष है, ये जानना सभी के लिए ज़रूरी भी है, कैसे हमारे फ्लैग का डिज़ाइन और किस दिन किस तरह से इसको अडॉप्ट किया गया? एक्चुअली आपको मालूम होगा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था जी। तो उस समय करीब 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। तो प्रत्येक रियासत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह था। तो उनके अपने अपने झंडे थे जी। तो इसलिए कई सारे झंडे थे, तो कोई देश का कोई झंडा था ही नहीं। तो पहली बार 1857 में जब वो म्यूटनी हुई जी। तो उसके बाद ये ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनके ध्यान में ये बात आई कि झंडा एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि 1857 में ये बात पहली बार आई थी कि ये देश भारत का एक झंडा होना चाहिए। इसके पश्चात ये करीब 1916 में ये पिंगली वेंकटैया एक प्रोफेसर थे, टीचर थे जी। जिन्होंने उनको काम दिया गया कि आप देश के लिए एक झंडे का एक डिज़ाइन तैयार करें जी। तो उन्होंने ये 1916 में ये डिज़ाइन तैयार किए कई सारे। तो उन्होंने फिर ये जो हम आज हमारे पास जो आज राष्ट्रध्वज है वो एक्चुअली पिंगली वेंकैया द्वारा ही तैयार किया हुआ है। तो उसके पश्चात 1857 के बाद में 1916 आया। 1916 के पश्चात 23 जून 1947 को ये हमारी जो तब के जो लीडर्स थे तो उनके भी ध्यान में ये बात आई कि इसको एक डिज़ाइन के लिए इसको फाइनल कर दिया जाए। तो इसमें एक एडहॉक कमेटी का गठन किया गया और उस एडहॉक कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उसमें दूसरे कई और लोग भी थे। तो 5-6 लोग थे वो, उन्होंने फिर उसको डिज़ाइन को फाइनल किया। फाइनल करने के बाद में ये 14 जुलाई 1947 को ये रिकमेंड हुआ। फिर 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने इसको फाइनल
फाइनली कहा कि ये हमारा राष्ट्रध्वज ये होगा। हमारा राष्ट्रध्वज हाँ, होगा। एक्चुअली पहले तो ये हुआ था कि चूंकि कांग्रेस थी जी जी। तो कांग्रेस का ही झंडा अडॉप्ट कर लिया जाए, ये वाली बात आई थी। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो तत्समय जो पार्टीज थी जी जी उनको भी इसमें Difference of opinion डिफरेंसेस था। ओपिनियन था, जी। तो उन्होंने फिर इसमें मॉडिफिकेशन किए। हम्म। फिर ये अपना जो सैफ्रॉन वाइट और Green। ग्रीन ये कलर आया, इनकी स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई थी Dimensions। वो डायमेंशंस डिसाइड हुए, फिर चक्र डिसाइड हुआ बीच में अशोक का, जी जी। फिर ये इस तरह से फाइनल डिजाइन हुआ इसका जी, कि जी, ये जी। 2x3 के शेप में ये झंडा रहेगा हमारा। जी जी जी। ये इसकी कहानी है। एक बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से हमें कहानी बताई। आपने उन सब शख्सियत का भी नाम हमारे बीच में लाए जो उसकी अप्रूविंग अथॉरिटीज़ रहे और जो हमारी हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। बहुत लंबे टाइम तक बहुत flag बड़े बड़े का- लोग थे इसमें, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जी और अंबेडकर जी थे, जी। के एम मुंशी थे, जी, ये जी, लोग जी। सब इसमें थे। जी जी जी। एक बहुत लंबे टाइम तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके अंतर्गत हम सभी अपनी पर्सनल प्राइवेट बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, गाड़ियों पर, होटल्स में, रोड साइड में, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम फ्लैग्स को नहीं देख सकते। ये खुशी का सूचक तो है क्योंकि वो हम सबका है फ्लैग, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपकी नज़र में कोई वायलेशंस आते हैं देखिए तो एक्चुअली हर भारतीय का ये एक उसके मन में एक इच्छा रहती है कि वो क्यों राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी जी क्या ये राष्ट्रीय ध्वज केवल अधिकारियों या केवल संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की ही संपत्ति है या या सिर्फ अधिकार है? सरकारी इमारतों के क्यों लिए? वो नहीं लगा सकता? क्यों सरकारी इमारतों पे ही लगाया जाना चाहिए? तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक सर्कुलर Initiative। लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया जी। कि नहीं, इसको हर घर तिरंगा होना चाहिए, जिससे उसे अपने झंडे को मतलब एक गौरव का लगाने एहसास। का एक गौरव का एहसास हो। जी तो मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का ये एक अच्छा ये सर्कुलर रहा, एक अच्छा मूव रहा, और कि उन्होंने सभी भारतीयों को ये एक तरह से अधिकार दिया। वैसे तो ये फ्लैग कोड में प्रोवाइडेड है कि हर भारतीय झंडे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि सबको इसका प्रोटोकॉल पता नहीं होता नहीं है। होता। अब प्रोटोकॉल पता नहीं होने के कारण राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की एक बात आ जाती है कि उसका वो सम्मान अगर आप नहीं कर पाते हैं। आपसे इजाज़त लूंगी, जी। हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हाँ। हमारे एक रेगुलर व्यूअर टेलीफोन के माध्यम से हमसे जी। जुड़ रहे हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबांकी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम लोग एक गाड़ी की बीमा कराते हैं, तो बीमा दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है जो फर्स्ट पार्टी, दूसरा होता है सेकंड पार्टी। तो अगर गाड़ी हमारी कहीं एक्सीडेंट होती है, कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो ऐसी दशा में जो फर्स्ट पार्टी का बीमा है वो हमें किस प्रकार से कानून में राहत देगी, या सेकंड पार्टी का जो बीमा है उसकी किस प्रकार से राहत देगी? क्योंकि एक टियर होता है, एक हाइब्रिड टियर होता है, एक छोटा टियर होता है, तो इसलिए गाड़ी चलाने में कौन सा टियर होना चाहिए? हाइब्रिड वाला होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए जो घटना के समय में वो काम आ सके? जी जी, आपके सवाल के लिए बहुत शुक्रिया। इनका जो सवाल है वो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी है। 15 अगस्त क्योंकि विशेष है, इसलिए हम फ्लैग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स पे चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो हमारा विषय है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें इनका ये सवाल है कि जो बीमा करवाते हैं लोग फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी, तो कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी दो जी तरह जी से जी होता है। जी जी जी, तो उसमें किस तरह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिवाइडेड होती है और कितनी गंभीरता से फर्स्ट पार्टी देखिए सेकंड क्या पार्टी होता को है, लेना फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। जी। ये किसी भी इंश्योरेंस में 3 पार्टी होती जी। हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन होंगी? फर्स्ट पार्टी ओनर होगा व्हीकल का, जी, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी। और थर्ड पार्टी वो व्यक्ति होगा जो विक्टिम है, जिसको इंजरी हुई है ड्यू टू द यूज ऑफ मोटर व्हीकल, तो ये थर्ड पार्टी कहलाता है। तो इंश्योरेंस इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के नहीं चलाई जा सकती। कोई भी मोटर मालिक अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के ना तो चलाएगा और ना चलवाएगा। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें ये रहता है कि केवल ओनर और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर अगर किसी तीसरे आदमी को कोई हानि होती है मोटर व्हीकल के यूज से, तो वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी उसमें लायबल होंगी, जी वो उसको कंपनसेट करेंगी। जी 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 जी।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू, आपने फ़ोन कॉल किया। हम आशा करते हैं कि आप हमारे विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा हासिल करने हमें ज़रूर फ़ोन कॉल करेंगे। विषय पर वापस लौटते हैं सर। इससे पहले जो आप हमें बता रहे थे, जो नेशनल फ्लैग से संबंधित वायलेशन होते हैं, आपकी नज़र में वो क्या है और क्या आप एज अ मैसेज हमारे सिटीजन्स को देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये रहता है कि हम झंडे के प्रोटोकॉल को नहीं जानते हैं, ध्वज के, राष्ट्रीय ध्वज के प्रोटोकॉल को नहीं जानते हैं, तो हम कहीं पे भी उसे लगा देते हैं। ना तो हम उसकी स्थिति का हमको ख्याल होता है कि उसे कहाँ लगाना चाहिए, कितनी हाइट पे लगाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोग उसके ऊपर मालाएं चढ़ा देते हैं। तो ये सब उसमें प्रोहिबिटेड है। ये सभी लोगों को इसको जानना चाहिए कि अगर वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहते हैं, उसको गौरवान्वित होना चाहते हैं, तो वो उसके सम्मान का भी ध्यान रखें। और सम्मान के ध्यान में हमको ये देखना चाहिए कि राष्ट्र ध्वज, जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्र ध्वज है, वो किसी का अपना ध्वज नहीं है, इसलिए उसकी ऊंचाई सबसे ऊपर ही होगी, सबसे ऊपर होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि राष्ट्र ध्वज को हम सर्वोच्च स्थान पर लगाएं और हमेशा उसको, जैसे हम कहीं बैठे हैं या कुछ है तो वहाँ उसे बाएं हाथ पे नहीं लगा सकते, उसको दाहिने हाथ पे ही हमको लगाना पड़ेगा। उसको जैसे फट जाता है तो उसका ध्यान रखें हम। सामान्यतः ये माना जाता है कि राष्ट्रध्वज सूर्य उदय के पश्चात से लेकर के सूर्यास्त के समय तक फहराया जा सकता है। रात में उसको सम्मान पूर्वक उसको उतार लेना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ें आम लोगों को पता नहीं होती हैं, तो कहीं भी राष्ट्रध्वज लगा रहता है। हम देखते हैं दुकानों पे भी लगा हुआ है, गंदा भी हो गया है और फट भी गया है, तो भी लोग नहीं चेंज करते हैं। कई बार बड़े बड़े ऑफिसेज के भी उनमें देखा गया है कि पेपर में ही छप जाता है कि किसी ऑफिस का झंडा फट गया था और उसको बदला नहीं गया है। कुछ लोग उसको उल्टा फहरा देते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर ऊपर कर देते हैं और सैफरन नीचे कर देते हैं। तो ये भी एक ऑफेंस है, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ये सब सम्मान की बातें हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जी जी जी, हम ये अपेक्षा करते अच्छा, हैं। एक कई बार ऐसा होता है कि एक ही उसमें स्टाफ में हम मतलब जैसे हम वो पोल जो होता है ना, उसमें हम एक के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ में दूसरा झंडा भी लगा देते हैं, जबकि ये उसमें प्रोहिबिटेड है। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप फ्लैग लगा रहे हैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे, आप अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी पे, अपने गार्डन में, जहाँ कहीं भी उसके लिए सर्वोच्च स्थान ढूंढिए। गाड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा कि गाड़ी में हर कोई नहीं लगा सकता है। केवल राष्ट्रीय त्यौहार है, उस समय आप भले ही अपनी गाड़ी में झंडा लगा लें, लेकिन अदरवाइज ये एक्ट में उसमें प्रोवाइडेड है कि किस किस को वो नेशनल फ्लैग लगाने की अथॉरिटी। जी जी जी, वो ऐसे नहीं लगाया जा सकता हर समय। 15 अगस्त 26 जनवरी पे आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं लगा सकते हैं उसको। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को ही प्रोवाइडेड है और वो ही उसका यूज़, उन्हीं की अथॉरिटी है। जी, तो कहना यही है हमारा आपसे कि अगर आप फ्लैग लगाना चाहते हैं तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को ज़रूर पढ़ें और जो उसके प्रोटोकॉल्स जो निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करें। अकेला फ्लैग लगाने से आपका राष्ट्रीय सम्मान नहीं उजागर होगा, इसके साथ साथ आपको वो सारे झंडे का भी सम्मान आपको रखना होगा। हम बहुत ही संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी ने वायलेशन किया है या राष्ट्रध्वज का किसी तरह से असम्मान प्रदर्शित हो रहा है, तो किस तरह से पनिशमेंट्स का प्रावधान है? इसमें 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और फाइन भी है। इसमें फाइन भी है। हाँ, तो अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। जी जी जी, डेफिनेटली। जैसे कई लोग झंडा लगा देते हैं और एक एडवर्टीजमेंट में देखा था मैंने, शायद वो केस भी मेरे सामने आया था जहाँ तक मुझे याद है जी। कोई पॉलिटिकल लीडर ही था, उसके पैरों की तरफ वो झंडा था। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। जैसे कपड़ों पे आप राष्ट्रीय ध्वज बनवा, ये भी नहीं है परमिसिबल। गाड़ी के ऊपर नहीं ढक सकते हैं आप अपना टेबल क्लॉथ नहीं बना सकते हैं, पर्दे नहीं लगा सकते हैं आप। और राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब आप समझिए कि आपके घर का सबसे बुजुर्ग आदमी जो आप सम्मान कर सकते हैं उसका, क्या बात है। तो वो ईश्वर के तुल्य है वो तो उसका सम्मान
उसी स्तर का होना चाहिए। जी 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 ये हमारा जागरूकता ही हमारा उद्देश्य है। आप फ्लैग के साथ साथ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को ज़रूर पढ़ें और नेशनल एम्बलम्स और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आप नेशनल फ्लैग को ओन करें, जब आप ये जानें कि उससे संबंधित प्रोटोकॉल्स क्या हैं। और अपने कंडक्ट के लिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने आसपास भी ऐसा कुछ असम्मान देखते हैं तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अब हम चर्चा शुरू करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों ये एक्ट बनाया गया? देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट, जी। मतलब जो मोटर व्हीकल्स हैं, हाँ। उन व्हीकल्स को कैसे नियंत्रित किया जाए, पब्लिक कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए, उनके डिज़ाइन कैसे हों, उनका यूज़ कैसे हो, जी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और ऐसा मतलब ना हो कि भाई ये मोटर व्हीकल्स हैं, अब क्यों मैकेनिकल ये इंजन लगे हुए हैं इनमें सभी जी, में, जी, जी। तो इससे जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो डेफिनेटली ये हानिकारक भी हो सकता है। इनका यूज़ जितना हमारे लिए सुविधाजनक है उससे कहीं ज़्यादा ही हानिकारक भी हो सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनका उपयोग नियंत्रित करने के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये एक्ट का प्रोविजन किया गया है। जी 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 हम दर्शकों को पुनः बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय के देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सर, जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात करें तो क्या ये सेंट्रलाइज्ड एक्ट है या ये स्टेट एक्ट है? ये एक्चुअली सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट है। तो जो गाड़ियाँ नेशनल परमिट लेकर नेशनल हाईवेज़ पर और स्टेट हाईवेज़ पर दौड़ती हैं, इनकी परमिट से रिलेटेड जो प्रावधान है वो मोटर व्हीकल एक्ट में हाँ, आते हैं? एक्चुअली क्या है कि सेंट्रल एक्ट है लेकिन ये स्टेट पे भी लागू है ना। जी तो जी जो जी। परमिट रहते हैं वो स्टेट देते हैं। वो परमिट स्टेट्स देते हैं। जी जी जी। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोविजंस होते हैं लाइसेंसिंग और परमिट से रिलेटेड, इसकी एक आम जानकारी आप किस तरह हमारे दर्शकों को देना अब चाहेंगे? कोई क्या भी इम्पोर्टेंस किसी भी मोटर परमिट की? व्हीकल को हाँ। अगर कोई आदमी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो मल्टी एक्सल हो, चाहे वो कोई लाइट मोटर व्हीकल हो, चाहे वो लाइट गुड्स व्हीकल हो या और कोई भी व्हीकल हो, उसको ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि एडल्ट होना चाहिए, मोर देन 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए आपको, जी। किसी प्रकार का कोई इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए कि जैसे आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, जी जी। आप फिर भी गाड़ी चला रहे हैं तो वो आम जनता के लिए हानिकारक हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए इसमें लाइसेंस का प्रोविज़न किया गया है कि आपको एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आरटीओ है ज़िले का, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। और बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली वो पनिशेबल एक ऑफेंस है। एक punishable और उसमें ओनर और जो ड्राइवर ड्राइवर है वो अनऑथराइज ड्राइविंग के लिए फिर उसके लिए पनिशमेंट है। जी जी। इसी बीच में हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं टेलीफोन के माध्यम से, रीवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक कुमार जी। हेलो जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, ये जो ये होता है गाड़ी का नंबर प्लेट जो बनता है मैम, जी जी। ये अपने यहाँ रीवा में मिलता नहीं। हम लोग यूपी जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों का चालान होता है। अभी मैं बनारस गया था। जी जी जी। तो बताइए हम लोग क्या करें? यहाँ पे 2018 मॉडल गाड़ी है, एजेंसी वाले भी नहीं देते। तो आपकी जो गाड़ी है आलोक जी, ये आपने कहाँ से परचेज की है? मैंने रीवा से 2018 में लिया था। जी, तो आपका क्या सवाल है? आपकी नंबर प्लेट आपको अलॉट नहीं की जा रही है? जो आरटीओ से नया नंबर प्लेट मिलता है HSRP वाला, जी जी। वो वाला यहाँ पे अभी बंद हो गया है मिलना। अब हम लोग बनारस वगैरह जाते हैं तो हम लोग को बताइए चलान होता है, यूपी में सबसे पहले से नंबर प्लेट पकड़ते हैं और संबंधित आरटीओ उसको प्रोवाइड करेंगे। जी, ये जी, उनकी जी। लायबिलिटी है। ये उनकी लाइबिलिटी है। आपने क्या इससे रिलेटेड एप्लीकेशन वहाँ पर दे रखी है? यहाँ रीवा में। जी हाँ। हाँ, रीवा आरटीओ करेंगे उसको। रीवा मैम, वहाँ जो दलाल तो रहते हैं उससे पूछा तो वो लोग बताए कि नहीं बनता है। नहीं नहीं। बताते हैं कि 2000 रुपए दो तो जबलपुर में बन जाएगा।
सर आपसे ये कहना होगा हमारा कि जो उसके प्रोवाइडिंग अथॉरिटी है यानी आरटीओ, आपको उनके संज्ञान में ये बात लानी होगी, आपको उन्हें एप्लीकेशन आप देनी एजेंट होगी। के माध्यम से क्यों मूव करते हैं भाई? आप खुद जाइए आरटीओ से स्वयं बात जाइए। करिए, क्यों नहीं देगा? उसका काम है, जी आरटीओ उसके लिए ऑथराइज है, बिल्कुल। तो आरटीओ उसको देगा। हम लोग बनारस अभी गए थे एक पेशेंट को लेके, तो वहाँ पे हम लोगों को बताइए चालान किए 5500 रुपए का। देखिए वो नियमानुसार कार्रवाई ज़रूर हुई होगी, लेकिन हमारा आपके लिए फ्यूचर के लिए ये आपको सजेशन होगा कि आप जो आरटीओ हैं उनकी नॉलेज में ये बात लाइए कि आपको इतने ड्यू टाइम में चाहने के बाद भी और अप्लाई करने के बाद भी वो तो आपको जब आप नंबर गाड़ी प्लेट नहीं खरीदते हैं, मिली। नहीं तो उसके साथ तो गवर्नमेंट ही बना के देती है ना आपको प्लेट, उसने एजेंसी फिक्स कर रखी है। 2018 में लिया था तो उस समय यहाँ रीवा में बनना बंद हो गया था। नहीं तो अब आप कहीं से बनवा लीजिए, उसको आरटीओ को कहिए, आप आरटीओ बना के देंगे आपको। वही आपके लिए डिफेंस होगा। जी थैंक यू, आपने कॉल किया। चर्चा को वापस हम शुरू करते हैं। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी गाड़ी के लिए परमिट क्यों ज़रूरी होता है? कौन कौन से ऐसे परमिट जो रहता है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रहता है। जी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दो तरह के रहते हैं, एक तो जी। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रहते हैं और एक व्हीकल्स रहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जी उनके लिए परमिट की आवश्यकता होती है, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। है ना? जो कॉमर्शियल यूज़ में जिसको भी आप ले रहे हैं उसके लिए परमिट की आवश्यकता होगी। और ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो हम अपने आसपास भी देखते हैं जो कि पब्लिक पैसेंजर कम्यूटेशन के लिए शहरों में दौड़ती हैं, वो परमिट के टाइम से बाहर अगर चल रही हैं तो उनके लिए भी कुछ सज़ा के प्रावधान है? परमिट का वायलेशन एक ऑफेंस है। ऑफेंस है? इट इज़ एन और ऑफेंस। ओके यस, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोवाइडेड है। जी 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 आपको सेक्शन 66 में परमिट के बिना गाड़ी को चलाने की अधिकारिता ही नहीं है। आप उसको ऑफेंस है वो, आपको जब भी कोई उसको इंस्पेक्ट करेगा, पकड़ेगा तो डेफिनेटली आप परेशानी में आएंगे और हैवी फाइन है उसमें। फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसी के साथ जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, क्या उनकी भी सर एक्ट में कुछ एज निर्धारित की गई है? प्राइवेट व्हीकल्स की एज गवर्नमेंट निर्धारित करती है। ये गवर्नमेंट को रूल्स बनाने के पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब रूल्स बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने रूल्स बनाती है इस संबंध में। तो वो गाड़ी की एज निर्धारित करते हैं कि गाड़ी कितने दिन तक चलनी चाहिए। जैसे अभी 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 ईयर्स तक। तो ऐसा ये डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट का, दिस इज वहाँ की बिसाइड्स परिस्थितियों के अनुसार। Besides एक्ट में एक्चुअली इस तरह की कोई एज प्रोवाइडेड नहीं की गई है, बल्कि रूल बनाने के लिए गवर्नमेंट को लिबर्टी दे दी गई है कि वो ये तय करे कि उसे कितने साल में गाड़ी को स्क्रैप कराना है, वहाँ की कंडीशंस क्या है। जी 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 तभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में कई बार पढ़ते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है रूल्स Rules लागू हैं। होते हैं, वो इसी लिबर्टी के कारण। एक्चुअली एक्ट तो सेंट्रल है, जी 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 थ्रू आउट द इंडिया ये लागू हाँ, है। हाँ, परंतु इसमें चूंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल बनाने के अधिकार हैं, जी जी इसलिए ये थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है अलग अलग स्टेट्स का। जी 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 और सर जो आजकल कई व्हीकल्स पे हम देखते हैं पीयूसी का जो चेक होता है, वो क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है आपकी नज़रिए एक्चुअली से? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस नहीं कराते टाइम से, मेंटेनेंस उनके ठीक नहीं होते हैं, गाड़ियां बहुत पुरानी होती हैं, तो कुछ लोग उसमें फ्यूल में भी पॉल्यूशन एडल्ट्रेशन कर देते हैं, कैरोसिन डाल देते हैं ओह, या दूसरी चीज़ें उसमें मिला देते हैं। तो उससे क्या है, वो गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड का इमर्जन बहुत ज़्यादा करती है वो। तो जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है, हाँ, तो डेफिनेटली हम सांस भी लेने में बहुत तकलीफ महसूस करते जी हैं। जी जी तो उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल भी ज़रूरी है गाड़ियों में। तो इसलिए ये मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोवाइडेड है कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी निर्धारित जो मानक हैं उसके वही emit पॉल्यूशन कर के, रही है। उससे ज़्यादा उसमें एमिशन नहीं होना चाहिए। जी 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 ये आप ज़रूर याद रखें, अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो अपने साथ हमेशा रखें। ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी जो है वो स्टैंडर्ड पोल्यूशन से ज़्यादा एमिशन करती हो। हाँ, इसी के साथ सर कई लोग वायलेशन इस तरह करते हैं कि बाइक है हेलमेट नहीं पहना, कार ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट नहीं लगाया, और ट्रिपलिंग करते हैं और एक्सेसिव स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की शान जो वीआईपी रोड है
वहाँ पे स्टंट्स करते पाए जाते हैं कई यंगस्टर्स, तो ये कहाँ तक एक्ट में डिफाइंड है और आपके नज़रिए से ये क्या पनिशेबल अब भी ये है? बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके। जी तो जी। इसमें पहला क्वेश्चन हेलमेट। आपका हेलमेट का था। हेलमेट और सीट तो बेल्ट। हेलमेट टू व्हीलर्स पे एप्लीकेबल है। जी। तो हेलमेट के लिए भी एक्ट में प्रोविज़न है 128 सेक्शन 128 में प्रोवाइडेड है कि 128 129 में कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है जी और आपको सेफ्टी मेजर्स के साथ ही गाड़ी चलाना चाहिए। जी। तो दोनों के लिए ही उसमें प्रोविज़न है और 2 ही लोग बैठ सकते हैं क्योंकि वो 2 सीटर व्हीकल है। जी हाँ, लेकिन हम 3 बैठाते हैं 3 बिठा लेते तो हैं। वो भी उसका वायलेशन है। हाँ, तो इट इज़ ऑल्सो ए पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस। जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पनिशमेंट होगा। जी जी। और अमेंडमेंट के बाद से फाइन की हाँ, जो फाइन पेनाल्टी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कहीं कहीं तो फाइन 10,000 रुपये तक हो गया है। मिनिमम भी कर दिया गया है कि मिनिमम 5,000 मिनिमम 2,000 जी। अलग अलग ऑफेंसेस में फाइन को मिनिमम कर दिया है। इवन ये जो आपने अभी बताया कि स्टंट करते हैं, इसमें तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ही 6 मंथ कर दिया गया है ओह। कि अगर कोई आप पब्लिक लाइफ में अगर आप उनको एंडेंजर करते हैं, पब्लिक की लाइफ को इस तरह से रैश तरीके से गाड़ी को चला करके, और अगर जी। आप किसी दूसरे के जीवन को संकट में डालते हैं, तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 184 में ये प्रोविज़न है कि आपको मिनिमम पनिशमेंट उसमें हो सकता है। जी जी तो जो कि 6 मंथ हो सकता है, फाइन 2,000 5,000 रुपये तक के पहले, और अगर आप रिपीटेडली पकड़े जाते हैं दोबारा तो वो 10,000 तक जाएगा। जी। और मिनिमम उसमें इम्प्रिजनमेंट है 1 साल, जी 1 जी ईयर। जी जी। तो इस बात का ध्यान तो रखिए, इस बात का ध्यान रखें कि भाई ये पकड़े जाएंगे तो बड़ा मुसीबत में जाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल ना ना हो हो। और किसी को प्रोत्साहित भी ना करें। उसी के हाँ, साथ साथ उसमें प्रोत्साहित करने वालों के लिए भी वही पनिशमेंट है। जी हाँ, ये भी मैं बता दूं, 184 185 ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं कि जिसमें जो इनको मतलब मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेट करो। करते हैं हाँ। कि नहीं नहीं चलिए हम चलते हैं और बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा बिल्कुल, किया वैसा किया। बिल्कुल, तो उनको भी इक्वल पनिशमेंट है उसमें। इक्वल पनिशमेंट है। तो ऐसी किसी भी गतिविधि में ना तो आप स्वयं शामिल हो, ना अपने दोस्तों को, ना ही किसी और को इसके लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये सच में एक सीरियस ऑफेंस है। और इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद इसमें काफ़ी बड़े 2019 के बाद में तो बहुत फाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। जी जी जी। जिस तरह से वायलेशन होते हैं उसमें जो पनिशमेंट्स के प्रावधान अमेंडमेंट के बाद हुए हैं, उस पे आप ज़रा रोशनी पनिशमेंट तो डालें। पहले भी था, लेकिन अब पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हम्म, इसलिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है कि बहुत ही मतलब एक्चुअली कम पनिशमेंट है, तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे हाँ, मोटर व्हीकल जी। के वायलेशंस का, जी एक्ट के वायलेशंस का। तो इसलिए उन्होंने अब फाइन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और कहीं कहीं मिनिमम फाइन भी इम्पोज कर दिया गया है। तो इसलिए अब थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो यहाँ तक भी है कि आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है अगर आप वायलेशन करते हैं, कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जहाँ आरटीओ को लगता है या कोर्ट को लगता है कि कोर्ट और आरटीओ दोनों को पावर्स हैं कि वो आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जी 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 जी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। वही बात है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित नियम और प्रावधानों की जानकारी ज़रूर होना चाहिए अगर अपनी गाड़ी आप रोड पे उतार रहे हैं तो। इसी के साथ से लाइसेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है? विदाउट लाइसेंस भी लोग गाड़ी चलाते हैं। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए एक तो सबसे ठीक है, आप चलाते हैं, लेकिन वो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनका तो वायलेशन है ही, लेकिन आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं उसको बिना लाइसेंस के गाड़ी चला के। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, सब बातें हैं, आपके पास फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगी। लाइसेंस बेस है। हाँ, क्योंकि उसमें वो बाई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो जब वो एग्रीमेंट है कि आप, वो बीमा कंपनी केवल उसी स्थिति में आपकी रिस्क को कवर करेगी जब आप एग्रीमेंट की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेंगे। यानी कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो ही इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी लेगी, अदरवाइज यू विल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज कॉज टू एनीबॉडी। हाँ, वो कोई भी अगर उसमें किसी को भी अगर कोई चोट आ जाती है, डेथ हो जाती है, किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, तो वो फिर ओनर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर दैट।
जी 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 जी। सर इसी बीच में एक सवाल ये भी आता है कि क्या सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता? हाँ, शासकीय गाड़ियों को इसमें एग्जम्पशन है इंश्योरेंस एक्ट में, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट खुद लाइबिलिटी लेती है और वो खुद अगर कोई उनकी गाड़ी के यूज़ से, गवर्नमेंट व्हीकल से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो खुद कॉम्पनसेट करते हैं। जी जी जी, इंश्योरेंस की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं जी। उसके बारे में आपका स्वयं इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है सर। हिट एंड रन एक चर्चित विषय है, लोग एक्सीडेंट कॉज करके गायब हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल कुछ साइकोलॉजिकल, आप क्या कहना चाहेंगे? अब हिट एंड रन में ऐसा रहता है कि कई बार हम देख ही नहीं पाते हैं कि हाँ। किसने टक्कर मारी, और ख़ास तौर से रात के समय में लाइट बहुत तेज़ रहती हैं गाड़ियों की, हाँ। और कोई जानता तो है नहीं जब सड़क पे चल रहा होता है तो हाँ। कि पीछे से किसने मारी टक्कर की, वो जी। तो आगे देख के चल रहा है हाँ। और मारने वाला भाग जाता है। ऐसे में अगर किसी की डेथ हो जाती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी तो है ही, जी। उस आदमी को ये मतलब एक राइट है कि वो जाके कंप्लेंट करे कि किसी मतलब नंबर नहीं देख पाया तो कम से कम पुलिस को इतना इंटीमेट कर सकता है कि वो वाहन जो था वो अज्ञात था, जी। नंबर उसका टाइम बताए उसका कि भाई इतना टाइम था, हो सकता है वहाँ पर कोई कैमरे वगैरह Trace हो लगे हों जाए। तो उस समय वो पकड़ में आ जाए आदमी। जी। तो कभी कभी डेथ भी हो जाती है इस तरह हाँ। की हिट एंड रन वाले मामले में, जी जी जी। तो वो सीरियस हो जाता है मैटर। तो उसमें भी यही है कि सबसे पहले हमको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, और यहाँ से नहीं तो आगे से वो कहीं ना कहीं से ट्रेस हो ही जाता है। जी जी जी। अब अगर हमारे पास हमको यही नहीं मालूम होगा कि किसने हमको टक्कर मारा, और तो फिर हमारे को कंपनसेशन में भी प्रॉब्लम जाएगी, जी। क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में हम तभी जा सकते हैं जब हमारे पास गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हो, तो वो तो हमको कंप्लेंट तो करना पड़ेगी पुलिस में। जी जी जी, इस विषय को हम ज़रूर जारी रखेंगे। इसी बीच में हमारे साथ साजिद जुड़ रहे हैं खरगोन से। हेलो जी। जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। जी, आपका सवाल पूछिए साजिद जी, आपका सवाल जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अपन जो परमिट दे रखे हैं बसों को खरगोन से इंदौर या हाँ परमिट दे रखे हैं जो प्राइवेट बसों को, जी तो जी इसके अंदर जो सीटें हैं वो सीटें बहुत छोटी है और बैठने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात है कि जो निजी बस वाले कंडक्टर ड्राइवर और मोटर मालिक के वो मन मर्जी का अपना लगेज भी देते हैं, और उनकी मर्जी में आता है तो बस में बिठाते हैं, नहीं तो नहीं बिठाते हैं, जी और ओवरलोड भर के चलाते हैं। जी जी। ये था इनका सवाल, क्या मशवरा आप इनको देना चाहेंगे? अब भाई देखिए, इसमें ऐसा है साजिद जी, सवाल तो आपका बिल्कुल जेन्युइन लगता है मुझे, ऐसा होता है जी। क्योंकि जब मैं भी मजिस्ट्रेट रहा तो मैंने तमाम ऐसी गाड़ियों के चालान किए हैं और उनको पनिशमेंट भी दिया है, गाड़ियों को जब्त भी किया है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। आप ये अपेक्षा करें कि आपकी समस्या केवल सवाल पूछने से हल हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। जी। आप कौन सी बस में कब यात्रा कर रहे थे, कायदे से टिकट लें, फिर आप उसकी कंप्लेंट करें कि भाई उसमें सीट का गैप बराबर नहीं है। सीट जब किसी को परमिट दिया जाता है तो उस गाड़ी की कैपेसिटी निर्धारित रहती है कि वो 32 सीटर है या 52 सीटर है जी। या 15 सीटर है या 12 सीटर है। जी। तो अगर उसमें 32 सीटर की जगह उसने 40 सीटों की जगह बनाई है, एक डिस्टेंस रहता है हर सीट के बीच में कि मिनिमम इतना डिस्टेंस रखा जाएगा। अगर वो उसका वायलेशन कर रहा है तो निश्चित रूप से आप उसे पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, इवन आप मतलब आरटीओ में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको कंप्लेंट में, तब आपकी इस समस्या का हल होगा। इसी तरह आपने कहा ओवरलोडिंग का सवाल है कि वो ज़्यादा सवारियां ले जाता है, तो निश्चित रूप से आप पुलिस में जहां 50 थाने निकलते हैं आगे जब गाड़ी चलती है तो आप किसी भी वहाँ थानेदार से भी आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आप उसका वीडियो बना के भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे मोड्स हैं, परंतु सामने आना पड़ेगा, वरना ये बहुत सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर हम बुराई को सहन करते रहेंगे तो वो बुराई आगे बढ़ती जाएगी। जी जी, बिल्कुल उचित और है। बुरा करने वालों का हौसला बुलंद रहेगा
क्योंकि उनकी कोई शिकायत नहीं करता है। जी 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 जी, ये तो निर्धारित है कि ये नियम विरुद्ध है और आपने ये एक्सपीरियंस भी किया है और आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जज साहब से पूछ भी रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल उचित है कि आप उसका हिस्सा बनिए, उसका एविडेंस कलेक्ट करिए और फिर उचित जगह, जैसा कि आपको 2 जगह बताई गई है, या तो पुलिस के पास या आरटीओ के पास, आप उसकी रिटन में कंप्लेंट विद एविडेंस वहाँ पे लगाइए, ज़रूर उस पर कोई उचित एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल एक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो पुलिस को बताना चाहिए, कोई चूक ना हो जाए, या वो पूरी बात नहीं बता पाया तो फिर कैसे उसको कंप्लीट कर हिट सकते एंड हैं? रन मतलब इसमें ऐसा रहता है, हिट एंड रन उसको कहा जाता है जबकि आप न ड्राइवर देख पा रहे हैं न गाड़ी का नंबर देख पा रहे हैं, मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज हिट एंड रन। हिट एंड रन, हिट किया और वो भाग भाग गया, हम्म, तो वो हिट एंड रन कहलाता है। तो हिट एंड रन में मैंने आपको अभी बताया था कि आप उसकी कंप्लेंट करें कि भाई अज्ञात वाहन था, कितने बजे का समय था, इस जगह पे मैं जा रहा था, वहाँ पर मुझे एक गाड़ी 2 व्हीलर थी, 3 व्हीलर थी, गाड़ी का कलर ये था, जी जी जी, ड्राइवर को मैंने देखा तो ड्राइवर की हुलिया ऐसी थी, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर आप कलर भी बता सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। तो आजकल सभी शहरों में मेरे ख्याल से जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, कोई कितना भी भागने की कोशिश करेगा तो भाग तो नहीं पाएगा, जी जी तो ट्रेस हो जाएगा। जी तो जी, पहली बात तो यही सावधानी रखनी चाहिए हमें कि हम अपने राइट उस पर चलें, पाथ पर, हम खुद भी बीच में ना चलें सड़क पे, बिल्कुल खुद भी रोड के जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें, उल्लंघन ना करें। है ना, क्योंकि कई बार गलतियां हमारी होती हैं और हम ड्राइवर को लायबिल ठहरा देते हैं, क्योंकि अचानक हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं मुड़ जाते हैं। ख़ासतौर से 2 व्हीलर वालों का तो ये अक्सर ही देखने को मिलता है कि सड़क पर उनके जाने का ही पता नहीं रहता है, कहीं राइट साइड से क्रॉस करते हैं व्हीकल को, कहीं राइट लेफ्ट से क्रॉस करते हैं, ओवरटेक करने की एक ओवरटेक दिशा करते हैं। निर्धारित तो होती है। ऐसे में कई बार बड़ी गाड़ी रहती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि आपकी गाड़ी हिट हो चुकी है, बिल्कुल, तो और वो आगे चला जाता है, फिर जी। आप उसको हिट एंड रन में लेते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, और ये अगर बहुत वास्तव ज़रूरी में कोई आपको हिट करके भागता है तो फिर जैसा मैंने बताया उसकी कंप्लेंट करें। जी जी जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, स्मार्ट सिटी भोपाल में एक जगह जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने पार्ट पर तो एक बोनाफाइड सिटीज़न और एक कम्यूटर का एक कंडक्ट हमेशा अपनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी हमारे घरों में नोटिस आ जाते हैं अगर हमने कुछ भी ऐसा कंडक्ट अपनाया होता है जो हमें ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट दर्शाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन इसी के साथ सर कई बार लोग विक्टिमाइज़ हो जाते हैं, गलत कुछ इस तरह का कैमरे में भी आ जाता है जो उन्होंने नहीं किया होता, लेकिन वो डायरेक्शन के कारण ऐसा हो लगता है, या कुछ लोग कहीं पे कैमरा नहीं होता तो जो लोग बोलते हैं उस हिसाब से सही व्यक्ति भी विक्टिम हो जाता है किसी एक्सीडेंट का। तो ऐसे में लोगों को उनके डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या कदम है जो कोई भी व्यक्ति अपना सकता है? ये अगर हम विक्टिम दो तरह से हो सकता है। एक आदमी तो वो हो सकता है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल कर दी गई गलत, जी जी, वो था ही नहीं वहाँ पर, उसकी गाड़ी का नंबर लिखा दिया आपने, हाँ ये भी हो जाता है कई बार। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन के समय हमको पूरे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, जब हम कंप्लेंट कर कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है तो हम अपनी गाड़ी की को बता सकते हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ थी ही नहीं, आपकी गाड़ी दूसरे लोकेशन में थी। जी अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है तो वो आप उस समय की बता सकते हैं, जी आपकी लोकेशन कहीं और थी वो आप बता सकते हैं। जी, तो इस तरह से हम उसको यानी रिवर्ट कर अवसर सकते मिलते हैं। हैं, यानी अवसर कोई मिलते इसमें हैं। प्रजम्पशन तो होता नहीं है कि नहीं किसी ने कह दिया तो डेफिनेटली आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो, मतलब जी। आपको एक्यूज बना ही लिया जाएगा। केस रजिस्टर्ड हो सकता है, किसी के द्वारा झूठी कंप्लेंट कर दी जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई ये इन्होंने टक्कर मार दी, जी गलती उसकी खुद की हो जबकि, हाँ तो वो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एफआईआर होने से कुछ नहीं होता है, जी, क्योंकि आगे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टेजेस आप आती हैं। पुलिस को सही स्थिति बताएं कि वास्तविकता ये थी। जी 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 जी, स्टेजेस आती हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। एफआईआर होने के बाद भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपनी बात को रख सकें और पूरी defend- अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास। जी जी जी। और सर जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन होता है वो किस तरह के केसेस में मिलता है? अब ये मैंने हिट एंड रन बताया, एक हिट एंड रन में भी आपको अगर डेथ हो जाती है तो 50,000 रुपीज़ का प्रोविजन है।
ओह। और ग्रीवियस इंजरी अगर होती है, गंभीर चोट आती है आपको, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है या कोई इम्पेयरमेंट हो जाता है, तो उसमें आपको 25,000 रुपीज़ हैं। उसमें आपको ये नहीं बताना है कि भाई ये किसने मारा, गाड़ी का नंबर क्या था, ड्राइवर कौन था, ये नहीं बताना है। केवल इतना साबित होना चाहिए, इतना प्रूव होना चाहिए कि वो मोटर व्हीकल के यूज़ के कारण एक्सीडेंट हुआ है। तो वो आपको उसमें 50,000 एंड 25,000 इस तरह से आपको कंपनसेशन मिलेगा। जी जी जी। और दूसरे प्रोविजंस हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी 164 हो गया है, पहले 163 होता था। जी। अमेंडमेंट के बाद ये 164 हो गया सेक्शन, और इसके बाद 166 है मोटर व्हीकल एक्ट। वहाँ पर भी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स हैं, वहाँ पे भी प्रोविजंस हैं कि आप नो फॉल्ट लाइबिलिटी में अगर जाते हैं तो आप शायद 5 लाख रुपए हो गया है डेथ में, तब आपको ये साबित नहीं करना है कि ये ड्राइवर की गलती थी। अगर किसी की भी गलती ना भी हो तो भी आपको वहाँ पर मतलब आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है वहाँ पर, केवल ये प्रूव करना है कि आपके साथ में इस तरह से ये एक दुर्घटना हुई, और दुर्घटना में आपको डेथ हुई, किसी की लॉस हुआ या मतलब इंजरी हुई, आपके ग्रीवियस इंजरी हुई, तो उसमें आपको मतलब 5 लाख और शायद 1 लाख रुपए, इस तरह से है प्रोविजन है। स्लैब निर्धारित हाँ, स्लैब है उसमें जी। और पहले ये बहुत कम था, परंतु अब बढ़ा दिया गया है 19 के बाद में। अब डेथ में 5 लाख कर दिया गया है, और शायद ग्रीवियस इंजरी में 1 लाख रुपए कर दिया है। जी जी। तो वो आपको मिलेगा। और इसके बाद तीसरा रहता है कि 166, उसमें तो ये है कि कोई लिमिट नहीं है कॉम्पनसेशन की जी। वो तो आपको जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो आपको उसके अनुसार कॉम्पनसेट किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ड्राइवर जिसने मुझे टक्कर मारी, जिसके कारण मुझे लॉस हुआ, वो नेग्लिजेंटली और रेसलेस से गाड़ी चला रहा था। ये रैश एंड नेग्लिजेंट था वो, ये उसमें हमको प्रूव करना पड़ेगा। जी जी। और ये प्रूव एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये प्रूव इस तरह से किया जा सकता है कि आपने जैसे एफआईआर कराई उसकी जी, एफआईआर में उसके खिलाफ चार्जशीट हुई, आपने उसको देखा, गाड़ी की स्पीड तेज थी जी। आप अपने सही डायरेक्शन में थे जी। ये सब बातें पुलिस ने भी उसको चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में, और उसको मतलब प्राइमा फेसाई ये माना कि ये रैश नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था और इसी के गलत चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या उसे किसी प्रकार की कोई चोट आई। हाँ। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते तो हैं। इसमें क्या विटनेस की भी आवश्यकता हाँ, होती है? इसमें विटनेस की आवश्यकता होती है। एक तो खुद विक्टिम होता है इसमें कई बार, जैसे डेथ हो गई है तो उसके साथ जो लोग थे वो उसका आई विटनेस रहते हैं, वो बताते हैं कि हम भी थे, ऐसे हम जा रहे थे, किसी पैदल जा रहे थे या गाड़ी से जा रहे थे, सामने से ट्रक आया या कोई पीछे से आया, उसने इस तरह से टक्कर मारी जिसके कारण हमें लॉस हुआ। तो इस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जी जी जी। और बहुत आसान रहता है और बड़ा सहज तरीके से कंप्लेंट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल होती है, उसके बाद में जो आपकी इनकम रहती है जब आपको चोट लगी उस समय या डेथ हुई उस समय, उसके अनुसार आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। जी जी जी। सर, जैसे जो पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं कम्यूटेशन के लिए या एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने वाली जो बसेस होती हैं या कुछ ऐसे भी कई तरह के व्हीकल्स होते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग वैन्स में या टेम्पोज में ट्रैवल करते हैं, ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो जो उसका ओनर है व्हीकल का, घटना इन द सेंस ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज हो जाए उसके पैसेंजर्स की, इंजरी भी हो सकती है जी, तो उसमें भी क्या पैसेंजर्स ओन कर सकते हैं और उसके लिए उनको क्या? ये तो मोटर व्हीकल की यूज से है। मोटर व्हीकल कोई सा भी हो सकता है जी। वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो सकता है, प्राइवेट व्हीकल कार हो सकती है, वो ऑटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। जी जी जी। मगर इसके लिए टिकट होना बहुत ज़रूरी है। टिकट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो एक्चुअली थर्ड पार्टी रहते हैं ये सब जी। तो थर्ड पार्टी के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं रहता है कि थर्ड पार्टी तो मतलब ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई लॉस होता है तो उसके लिए वो फिर रेस्पॉन्सिबल है, ओनर रेस्पॉन्सिबल है, और अगर इंश्योरेंस है गाड़ी का तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। जी जी जी। संक्षेप में आपसे आज के विषय से संबंधित हम चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, हमारे 2 टॉपिक रहे आज। एक तो रहा कि राष्ट्रध्वज के बारे में हमने चर्चा की जी।
तो राष्ट्र ध्वज के बारे में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जिस शान से हमारा तिरंगा लहराता है जी। उसी शान से वो लहराता रहे, उसके सम्मान की सर्वोच्च हम गरिमा। रक्षा करें, जी। उसकी गरिमा का ध्यान रखें। निश्चित रूप से हम उसको 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घरों पे फहराएं और उसका सम्मानपूर्वक उसे शाम होने पर उतार के उसे ठीक से रखें, सुरक्षित उचित स्थान रखें। पर रखें। और मोटर व्हीकल के बारे में आपने सुना ही है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए है, तो दूसरों के लिए असुविधा ना बन जाए, इतना हम ध्यान रखें। दूसरों की जान माल की रक्षा भी करना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम भी कभी कभी पैदल चलते हैं, हम भी कभी गाड़ी में चलते हैं, दूसरा लापरवाही करेगा तो लॉस हमको भी होगा। इसलिए हम दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस हैं उनके अनुसार हम लाइसेंस लें, परमिट लें और गाड़ी का उपयोग करें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त बहुत निकाला। बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारा आज का ये अंक ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।